हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कंप्यूटर टीचर के लिए टीजीटी या फिर पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे स्टूडेंट जो नेट या फिर DSSS या फिर HTET, UPPSC या फिर जितने भी स्टेट लेवल का टीचर का एग्जाम है कंप्यूटर टीचर का खास करके, और जो अभी राजस्थान टीचर का जो वैकेंसी आया हुआ है अगर उसका वो तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह का कंटेंट जो नेट लेवल का या और जितने भी कंप्यूटर टीचर लेवल का एग्जामिनेशन का जो मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा नेटवर्क है जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले अपना कदम रखा था, यानी इंटरनेट को सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आया था। तो इसके लिए सबसे पहले आरपा नेट जो है सो सबसे पहले इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया था, जो पूरे दुनिया में आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। आरपा नेट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसे जो है सो सबसे पहले 1966 में लिक लीडर एंड टेलर के द्वारा दिया गया था। लिक लीडर एंड टेलर। तो यहां पर हम लोग देख लिए कि जो आरपा नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, और इसे 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? लिक लीडर और टेलर के द्वारा। यही जो दो व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा आरपा नेट को सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और आज उसी को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं और हम लोग यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। यहाँ पर बोल रहा है कि दो कंप्यूटर है आपके पास और दो कंप्यूटर के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना है, इसके बीच में डेटा ट्रांसफर या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवाना है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो जो सॉल्व होता है जिसे अलाउ करता है नेटवर्क। सबसे पहले हम नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं, तभी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करवा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में अगर हमें डेटा भेजना होता है तो उसमें से कौन सा मोड हमें जरूरत पड़ता है? तो कम्युनिकेशन चैनल के अनुसार टोटल 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन मोड होते हैं। सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। जो सिंप्लेक्स होता है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन यानी वन वे डायरेक्शन में हमें कम्युनिकेशन करवा पाता है, यानी वन वे कम्युनिकेशन करवाता है सिंप्लेक्स। इसे हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो जैसे कि कीबोर्ड है हमारे पास या फिर जो मॉनिटर है, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग सिर्फ इनपुट देते हैं। अगर हम कीबोर्ड में किसी की को अगर हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में उसके द्वारा एक इंफॉर्मेशन जाता है, यानी वन वे डायरेक्शन ही जा सकता है। हम कीबोर्ड से और किसी भी तरह का काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम होता है, कीबोर्ड से हमारे कंप्यूटर की ओर, और मॉनिटर से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को देख पाते हैं। उसी तरह से इसका एग्जांपल प्रिंटर है, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो यूनी डायरेक्शनल यानी सिंप्लेक्स मोड पे वो काम करता है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल को देख सकते हैं, जैसे कि टीवी में जो प्रसारण होता है वो आपको यूनि डायरेक्शनल ही होता है, क्योंकि वहां से सिर्फ और सिर्फ टेलीकास्ट किया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ उसे देख सकते हैं, आप उसका ना ही फीडबैक दे सकते हैं और ना ही किसी भी तरह का कम्युनिकेशन दूसरे तरफ आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर पाते हैं, यानी एक तरह से एक मॉनिटर के जैसे ही वो काम कर पाता है। नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या करता है कि वो दोनों डायरेक्शनल में तो करता है लेकिन एक टाइम पे नहीं कर पाता है। इसमें हम लोग एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर या तो इस तरफ, ऐसे डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें कि डिफेंस में जो आर्मी रहती है उसके पास वॉकी टॉकी रहती है। वॉकी टॉकी के माध्यम से वो दोनों डायरेक्शन में तो कम्युनिकेट कर पाता है लेकिन सिंगल टाइम में नहीं। जैसे कि अगर उसे अपने हेडक्वार्टर पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है तो वो बोल करके और ओवर बोलता है, फिर दूसरे तरफ से आवाज आती है, उसके बाद फिर ओवर ओ भी बोलता है। यानी ओवर कहने का मतलब कि वो खत्म कर चुका है अपने बातों को और दूसरे तरफ से आप आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो दीजिए। यानी दोनों तरफ से यहाँ पे डेटा तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन एक टाइम में नहीं, सिंगल टाइम में नहीं, टाइम को डिले करते हुए उसमें
कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और जो यहाँ पे फुल डुप्लेक्स होता है वो दोनों डायरेक्शन में करता है और एक ही टाइम पे इसमें कर सकता है। जैसे कि आज के समय में हम लोग टेलीफोन या फिर मोबाइल पे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो टेलीफोन इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एक ही यानी सिंगल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोला जाता है, बाई डायरेक्शनल एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार है कि दोनों डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए और सेम टाइम पे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि टेलीफोन यानी फुल डुप्लेक्स ही है, सो दोनों डायरेक्शनल में एक ही टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन करवा पा रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में मल्टीप्लेक्स लिखा हुआ है। मल्टीप्लेक्स जो है सो कम्युनिकेशन मोड नहीं है। मल्टीप्लेक्स डिजिटल लॉजिक सर्किट में डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है इन विच स्विचिंग टेक्निक द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू अ स्मॉल डेटा पैकेट। यहाँ पे स्विचिंग टेक्निक से क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग दो तरह के स्विचिंग टेक्निक पढ़ते हैं, जिसमें पहला है सर्किट स्विचिंग और दूसरा है पैकेट स्विचिंग। इसमें बोल रहा है कि जो मैसेज है वो छोटा छोटा टुकड़ा में और दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है, तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है। तो उसमें हम लोग पैकेट स्विचिंग के माध्यम से ही जो डेटा होता है उसे छोटे छोटे पैकेट में हम लोग तोड़ लेते हैं और तब हम उसे ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है बैंडविड्थ रेफर टू। बैंडविड्थ मतलब होता है क्या, इसमें पूछ रहा है कि बैंडविड्थ का मतलब क्या है। तो बैंडविड्थ का मतलब है कि जो अमाउंट है हम लोग कम्युनिकेशन जब करते हैं तो उसमें जो मीडियम जो ट्रांसफर होता है डेटा, तो उसमें कौन सा अमाउंट में उसमें ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक गिवन टाइम में जो भी हमारा डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसी रेट को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी दिए गए अमाउंट में जो भी हमारे पास डेटा है उसे हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंडविड्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोडेम। मोडेम का क्या फंक्शन है। मोडेम का जो काम है सो किसी भी सिग्नल को या तो वो अगर डिजिटल है तो डिजिटल को एनालॉग में बदल देगा और एनालॉग को डिजिटल में बदल देगा। यानी अगर उसके पास एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और डिजिटल आ रहा है तो एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक बार मोड करेगा यानी मॉड्यूलेशन करेगा और एक बार डीमॉड्यूलेशन कर देगा। तो उसी को क्या कहते हैं, मोडेम कहते हैं। और इसी यही जो है सो इसका फंक्शन हो जाता है, यानी इसका आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोल रहा है वाईफाई यूजेज। इसमें बोल रहा है वाईफाई क्या यूज करता है। वाईफाई जो है सो वायरलेस मीडियम को यूज करता है, इसलिए उसमें कोई भी तरह का वायर वगैरह यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर और जो फेज लाइन है ये आपका वायर का ही एक रूप है, और यहाँ पे जो साउंड है एक तरह का वेव है और रेडियो वेव है। तो जो वाईफाई जो होता है सो सिर्फ और सिर्फ वेव को यूज करके और अपने डेटा को ट्रांसफर करता है। तो इसमें जो वाईफाई है सो रेडियो वेव को यूज करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में जो बैंडविड्थ है उसका क्या मीनिंग होता है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में उसका ट्रांसमिशन करने का, जो डेटा का ट्रांसमिशन करने का जो कैपेसिटी है उसका क्या कैपेसिटी है वही वो डिफाइन करता है। यानी ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड बैंडविड्थ बोला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोल रहा है द डेटा रेट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन इज नॉर्मली मेजर्ड। जो कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन होता है उसका जो डेटा ट्रांसफर करने का जो रेट होता है वो किस में मापा जाता है नॉर्मली, इसे ही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसमें है तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन में जो डेटा होता है वो बीट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी इसमें सबसे पहले बीट आता है, यानी कोई भी डेटा बीट के फॉर्म में ही यहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जाता है। और जो इसका स्पीड होता है वो सेकंड में मापा जाता है, यानी इसका जो स्पीड है सो बहुत तेज है, इसलिए इसमें सेकंड में मापा जा रहा है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि बीट पर सेकंड, यानी बीपीएस में जो है सो कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन का जो मेजर्ड होता है वो बीपीएस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर है इसका। और जो एमबीपीएस, केबीपीएस और टीबीपीएस जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका जो जितना भी अगर ज्यादा आप तेजी से अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसे ही हम एमबीपीएस या फिर उससे और ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो टीबीपीएस, इस तरह से हम
उसमें मेजर्ड करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। यहाँ पे यही चीज को स्पीड में पूछा गया है कि स्पीड के माध्यम से आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है सबसे ज्यादा तेजी से ट्रांसमिशन कर पाएगा किसी भी नेटवर्क में। तो जीबीपीएस अगर हम रखेंगे यानी गीगाबिट पर सेकेंड में जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन के अनुसार ये हमारा सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा है वायरस, टॉर्जन, हॉर्सेस एंड वर्म्स। ये जो दिया गया एग्जाम्पल है ये क्या है, तो इसे हम लोग वायरस के रूप में जानते हैं, यानी कंप्यूटर वायरस के रूप में इसे जाना जाता है। यानी इसका काम क्या है, तो कंप्यूटर को हार्म करना, यानी कंप्यूटर का फाइल को डिलीट कर सकता है, उसे अनमैनेज्ड कर सकता है। यानी अगर हमारे कंप्यूटर में इस तरह का कोई भी वायरस आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर को हार्म ही पहुंचाता है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इन बाइट। IPv4 के माध्यम से हमें बताना है कि आईपी एड्रेस का क्या लेंथ होता है, और उसे जो बताना है सो बिट में ना बता करके यहाँ पे बाइट में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो IPv4 जो होता है सो इसका जो आईपी एड्रेस का जो साइज होता है वो 32 बिट का होता है, और इसी बिट को आप कन्वर्ट कर लीजिए बाइट में। यानी आप जानते हैं कि जो 1 बाइट होता है उसमें कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पर जो 32 बिट है इसमें आप 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 बाइट। यानी 4 बाइट को हम कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस IPv4 का लेंथ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोल रहा है द नेटवर्किंग यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल इज डन एज। यानी नेटवर्किंग में जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल जो यूज होता है वह किस तरह से काम करता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है सो हाई बैंडविड्थ होता है इसका, और यह बहुत पतला होता है, और इसमें जो डेटा है वो लाइट के माध्यम से, यानी इसमें लाइट के माध्यम से ही जो डेटा है वो पास होता है रिफ्लेक्ट करते हुए। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं दिखा जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यानी इस तरह से इसका जो आंसर है सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, इसमें बोल रहा है हब इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि जो हब है सो किससे रिलेट करता है, यानी किससे एसोसिएट करता है। एसोसिएट करने का मतलब है कि किस में यूज होता है। तो जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें हब का यूज होता है। इसका आप डिजाइन देखिए कि बीच में एक हब होता है और इसके चारों तरफ यानी यहाँ से लिंक जुड़ा रहता है डिवाइसेस का। यानी मान लीजिए आप यहाँ पे कि कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, कंप्यूटर 5 है, और जो भी और भी कंप्यूटर इसमें जुड़ सकता है, लेकिन जो बीच में रहेगा इसका हब से ही कनेक्शन रहेगा। यानी मान लीजिए कि कंप्यूटर 1 को अगर कंप्यूटर 2 के पास डेटा भेजना है तो हब को पहले भेजेगा, कंप्यूटर जो 1 है सो डेटा हब को भेजेगा, और हब जो है सो इसे कंप्यूटर 2 को फिर फर्दर आगे भेजेगा। यानी जो यहाँ पे हब है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाता है, जिससे सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। हब को आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि यह एक तरह का सर्वर होता है, और सर्वर को हम लोग स्विच के रूप में भी इंप्लीमेंट करते हैं। हब को कहीं कहीं पर सेंट्रल नोड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का जो नेटवर्क में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो नेटवर्क में जो भी अरेंजमेंट किया जाता है डिवाइसेस का उसे हम लोग जियोमेट्रिकली अरेंज करते हैं, और उसे हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजी हैं, उसे आप जरूर पढ़ें, जैसे कि मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये जो सारे हैं इसे आप जरूर एक बार देख लें, उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसे आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख लें, ताकि इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन टोपोलॉजी पे ही है, जिसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हाईएस्ट रिलायबिलिटी। कौन सा टोपोलॉजी है जिसका रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब कि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हम डेटा भेजें तो उसमें डेटा का जो लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम रहे और बहुत ही इफिशियंट वे में डेटा ट्रांसमिशन हो।
तो उसमें जो है सो सबसे जो बढ़िया टोपोलॉजी माना जाता है मेश टोपोलॉजी का, जिसका जियोमेट्रिक अरेंजमेंट देखें तो इस तरह से होता है कि एक कंप्यूटर C1 है और कंप्यूटर C2 है, कंप्यूटर C3 है, कंप्यूटर C4 है। 4 कंप्यूटर हम लेते हैं और जो हर एक कंप्यूटर रहेगा वो एक दूसरे से सिंगल लाइन से कनेक्ट रहेगा, यानी हर कंप्यूटर है सो इंडिविजुअली एक दूसरे से कनेक्ट है। यानी C3 को अगर C4 से बात करना चाहता है तो इस लाइन को यूज कर लेगा। यहां पर देखिए C3 चाहे तो C2 के जरिए C4 से भी बात कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो बढ़िया जो पाथ है इसका सो इंडिविजुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पे सबका एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है, जिससे ही यहाँ पर जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी का जो कंडीशन है वो टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा हो जाता है इसका। लेकिन मेश टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वायर्ड होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे लग जाता है, इसलिए ये कॉस्ट इफिशियंट तो नहीं है लेकिन हाईली रिलायबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, इसमें बोल रहा है इन अ नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर, किसी नेटवर्क में 25 कंप्यूटर है, विच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट इंटेंसिव केबलिंग। यानी बोला जा रहा है कि 25 कंप्यूटर है हमारे डिफरेंट और उसमें कुछ केबलिंग करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग केबलिंग अगर करेंगे तो उसमें सबसे एक्सटेंसिव केबलिंग किसका होगा, कौन सा टोपोलॉजी को यूज करके सबसे पेचीदा केबलिंग या फिर लेंदी केबलिंग किया जा सकता है। तो इसमें जो मेश टोपोलॉजी अभी बताएं कि मेश टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा केबलिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट लिंक होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर हो जाएगा। यानी मेश टोपोलॉजी की मदद से ही हमें अगर 25 कंप्यूटर दे दिया जाए तो उसमें हम लोग एक्सटेंसिव केबलिंग के जरिए उसमें टोपोलॉजी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस इज नोन एज। कौन सा मैकेनिज्म को यूज करके डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में चेंज किया जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए एचटीटीपी को यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोल रहा है इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द ब्लैंक्स कैन ट्रांसमिट डेटा। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है सो कौन सा पोजीशन में ट्रांसमिट होता है, यानी कौन सा फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो उसमें जो है सो रिंग टोपोलॉजी में टोकन के फॉर्म में जो डेटा है सो ट्रांसमिट होता है, यानी जो इसका आंसर है सो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो आपको ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो इसका फॉर्मेट है, जो सबसे पहले जो होता है उसमें नेम होता है, यानी यूनिक नेम हम लोग लिखते हैं। उसके बाद @ का सिंबल होता है, यानी @ का सिंबल होता है। उसके बाद फिर होस्ट नेम है, होस्ट नेम मान लीजिए यहाँ पे जीमेल को हम लोग यूज करते हैं तो ये जीमेल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डॉट ऑपरेटर के बाद इसका हम जो हाईएस्ट लेवल होता है, यानी टॉप लेवल जो डोमेन होता है उसे हम लोग देते हैं। जैसे डोमेन के रूप में हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉम को, यानी किसी भी ईमेल एड्रेस को बनाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले नेम होता है, उसके बाद @ का सिंबल होता है, उसके बाद जीमेल लिखते हैं, उसके बाद डॉट और कॉम। यहाँ पे जो नेम है सो यूजर नेम है, जो सिंबल है इसे हम लोग @ सिंबल भी बोलते हैं, @ भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे जीमेल है वो आपका होस्ट नेम है, और जो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे हम लोग नॉर्मली डॉट बोलते हैं, और जो लास्ट में हमारा जो जुड़ा है इसे हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। और ये जो डोमेन नेम होता है वो हाईएस्ट यानी टॉप लेवल डोमेन नेम होता है। उसके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है वो आपको पूछ रहा है। यानी ईमेल एड्रेस में आपका यूजर नेम होता है, डोमेन नेम भी होता है और होस्ट नेम भी होता है, लेकिन प्रोटोकॉल है ये आपका नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक 20 क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खास करके टीजीटी और पीजीटी लेवल में, तो वो आपका यहाँ पे सारा डिस्कशन मैंने करा दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए जो मटेरियल है वो आपके लिए लाते रहें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, वहां पर इसका लिंक दिया गया है। मेरे तरफ से आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।